Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, today we are going to study reflections on the reawakening East. Reflections means here गौर फिक्र, तदब्बर, to think over. तो यहाँ पर जो है reflections on the reawakening East. Reawakening means दोबारा से बेदार होता हुआ. मशरिक. And you know that by the end of 20th century, बल्कि 1950 के अशरे तक जो है बहुत सारे जो एशिया के मुल्क जो थे वो मगरिब की इंपीरियलिज्म से आज़ाद हो रहे थे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये श्रीलंका और ये सारे मुल्क जो थे आज़ाद हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। लिहाजा इस वाक़े को जो है बर्ट्रैंड रसल जो है रीअवेकनिंग का नाम दे रहा है कि मशरिक जो है वो दोबारा से बेदार हो रहा है, इसके अंदर नेशनलिज्म आ रहा है, इनको अपनी अक़दार, अपनी रिवायात, अपनी हिस्ट्री याद आ रही है और वो अब वही उरूज हासिल करना चाहते हैं जो कि माजी में कभी इनको हासिल था मशरिक वालों को। क्योंकि मौजूदा दौर में यूरोप अपनी साइंटिफिक तरक्की की बुनियाद पर जो है बहुत आगे निकल गया था मशरिक से, लेकिन अब जो है मशरिक भी जो है इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि उनको भी मेहनत करनी चाहिए और उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, और ये जो जज्बा है इसको जो है बर्ट्रैंड रसल रीअवेकनिंग का नाम दे रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो जी थोड़ा बहुत तारुफ बर्ट्रैंड रसल का कि वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राइटर्स एंड थिंकर्स ऑफ आवर टाइम, ही इनहेरिटेड एन अर्लडम। अर्लडम मींस किसी रियासत का नवाब होना, तो उसने एक बहुत बड़ी जागीर जो थी उसको विरसे में मिली थी और वो एक नवाब खानदान से ताल्लुक रखता था, बट ही डिड नॉट मेक यूज ऑफ हिज टाइटल। लेकिन उसने अपने उस नवाब खानदान के टाइटल का जो है उसने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक आम आदमी की तरह से जो है उसने जिंदगी गुजारी, इल्म की तलाश में, मेहनत करते हुए, गौर व फिक्र में, तदब्बर में और दुनिया को बेहतर बनाने की सोच के साथ जो उसने जिंदगी को गुजारा। So before becoming famous as a writer, he was an eminent mathematician and philosopher. Eminent means बहुत ही नुमाया, बहुत ही मुमताज, बहुत ही मकबूल, बहुत ही मशहूर. So he was an eminent mathematician and philosopher. Beginning with Principia Mathematica, he has written many books on philosophy and मैथमेटिक्स। प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया जो थी उसकी पहली किताबों में से थी, और इस किताब से शुरू करते हुए जो है he has written many books on philosophy and mathematics. His more popular work have been notable for their introduction of scientific attitude into the discussions of politics and sociology. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्रा है कि his more popular works have been notable. Notable means नुमाया या जो है काबिल गौर, कि उसके ज्यादातर काम जो हैं जो कि पॉपुलर उसके काम हैं या उसकी बुक्स हैं, उनमें क्या चीज हमें बहुत ज्यादा जो है नुमाया नजर आती है, नोटेबल नजर आती है? His introduction of scientific attitude into the discussion of politics and sociology, कि वो समझता था कि सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स जो है ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंसानी मुआशरों से ताल्लुक रखते हैं, सियासियात और समाजियात का इल्म, और वो समझता था कि इनको भी जो है साइंटिफिक एटीट्यूड इसके अंदर होना चाहिए, साइंसी बुनियादों पर, साइंसी तरीकों से जो है इनका इल्म जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, और इंसानों को जो है रिसर्च करके जो है इस इल्म के अंदर जो भी नताइज हासिल होते हैं उससे अपने मुआशरे को तरतीब देना चाहिए। Since the Second World War, he has been greatly preoccupied with the nuclear threat to mankind and has been a warm advocate of technical aid to Asian countries. Since means जब से, so जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, he has been greatly preoccupied. Preoccupied का मतलब होता है किसी चीज का किसी आदमी के जहन पर सवार हो जाना, तो वो बहुत ज्यादा जो था फिक्रमंद रहता था, प्रीऑक्यूपाइड रहता था विद द न्यूक्लियर थ्रेट टू द मैनकाइंड, कि इंसानों को जो है न्यूक्लियर थ्रेट का खतरा है, एटमी हथियार जो हैं वो किसी भी वक्त जो है इंसानों को दुनिया से खत्म कर सकते हैं। एंड ही हैज बीन अ वार्म एडवोकेट ऑफ टेक्निकल एड टू एशियन कंट्रीज। एड का मतलब मदद, और वो समझता था कि एशियन कंट्रीज को भी जो है यूरोप को टेक्निकल एड देनी चाहिए, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना चाहिए, ताकि जो है ये मुल्क भी खुशहाल हो जाए, और जब ये मुल्क खुशहाल हो जाएंगे तो दुनिया में जंगें खत्म हो जाएंगी, लड़ने की कोई वजह नहीं होगी, जब गुर्बत खत्म हो जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो हिज रीसेंट बुक ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इंक्लूड न्यू होप फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड। रिसेंट मींस हाल ही में पब्लिश होने वाली किताबें। His recent books of general interest include New Hopes for a Changing World, बदलती ही दुनिया के लिए नई उम्मीदें, The Impact of Science on Society and Human Society in Ethics and Politics, और साइंस का असर इंसानी समाज के ऊपर, and Human Society in Ethics and Politics.
तो जनाब ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया बर्ट्रैंड रसल के हवाले से, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि ये जो ऐसे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्ट्रैंड रसल ने लिखा रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, जब मशरिक के बहुत सारे मुल्क जो थे, एशिया की बहुत सारी मुल्क जो थे वो आजाद हो रहे थे यूरोप के तसल्लुत से, यूरोप के इंपीरियलिज्म से, तो उसके तनाजुर में, उसके पस मंजर में उसने ये पर्टिकुलर जो है मजमून लिखा, और उसका मकसद सिर्फ यही था कि वो अब इस बदलती हुई दुनिया में अपनी एक राय दे के यूरोप को कैसे बिहेव करना चाहिए और ये जो नए आजाद होने वाले मुल्क हैं इनको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। लिहाजा यकीनन उसकी ये जो विजडम है और ये दानिशमंदी है वो आज भी जो है हम लोगों के लिए जो है वो मशाल राह है, और हमें जो है उसको जो है तवज्जो से सुनना चाहिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बर्ट्रैंड रसल कहता है कि द रीअवेकनिंग ऑफ द ईस्ट is one of the most enormous movements that can only be properly understood when viewed in a wide historical perspective. Reawakening of East जो है उसके नजदीक it's a enormous movement. Enormous means बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ी एक मूवमेंट है, बहुत ही एक आलिशान जो है एक तहरीक है, that can only be properly understood when viewed in a wide historical perspective. जब आप इसको एक वसी तारीखी तनाजुर में देखेंगे, यानी कि जब आपके पास तारीख का भी पूरा इल्म होगा कि इंसानी तारीख में क्या होता रहा है, तो तब आपको जो है ये इनॉर्मस मूवमेंट जो है वो समझ में आएगी। व्यू का मतलब है देखना। When viewed in a wide historical perspective, alternations of power between East and West have occurred throughout the last 2000 years and more. Alternations ऑफ पावर यानी कि ताकत के तवाजुन का तब्दील होना। अल्टरनेशंस का मतलब होता है तब्दील होना। तो ताकत जो है वो कहता है कि कभी माजी में ईस्ट के पास आती रही, कभी ईस्ट जो था बहुत ज्यादा ताकतवर रहा और कभी वेस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर रहा। जैसा कि हम अगर हिस्ट्री में जाएं और हम देखें तो माजी में जो है रोम की जो सल्तनत जो थी वो दुनिया की एक बहुत ही ताकतवर सल्तनत थी, और इस तरफ से जो थी एशिया की तरफ से, मशरिक की तरफ से जो थी वो पर्शियन एम्पायर जो थी वो दुनिया की एक बहुत ही ताकतवर सल्तनत थी। और उसके बाद जो है मुसलमानों का जो है इस्लाम का उरूज हुआ, तो इस्लाम जो है वो दुनिया में एक बहुत बड़ी सल्तनत के तौर पर, बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरा। तो इसी चीज को ज़हन में रखते हुए वो कह रहा है कि अल्टरनेशंस ऑफ पावर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट हैव अकर्ड थ्रू आउट द लास्ट 1000 years and more. पिछले 2000 साल में जो है अल्टरनेशंस ऑफ पावर होता रहा है। अकर मींस होते रहना। In the earliest history, the East predominated. शुरू की तारीख में जो है ईस्ट ने जो है वो डोमिनेट किया, वो यानी कि वो जो है गालिब रहा वेस्ट के ऊपर। It was both more civilized and more powerful than the West. और ये वेस्ट के मुकाबले में ज्यादा सिविलाइज्ड था। सिविलाइज्ड मींस तहजीब याफ्ता, एंड मोर पावरफुल और ज्यादा ताकतवर था। The West, however, acquired the lead in civilization with the rise of Greece and in power with the conquest of अलेक्जेंडर। और लेकिन कहता है कि वेस्ट ने बहरहाल जो है वो एक्वायर्ड द लीड का मतलब क्या है? बर्तरी हासिल करना, आगे बढ़ना। तो वेस्ट जो है वो आगे बढ़ गया सिविलाइजेशन में विद द राइज ऑफ ग्रीस, यूनानियों की बुलंदी से। यूनान में जो है जब इल्म का एक जो है नया चैप्टर खुला और वहां पर जो है बड़े बड़े फलसफी पैदा हुए, और उसके बाद जो है यूनान ही के इलाके से जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है एक बहुत बड़ा फातह, एक बहुत बड़ा जनरल जो है उसने दुनिया को फतह करना शुरू किया। तो द वेस्ट एक्वायर्ड द लीड, वेस्ट जो है फिर वो यानी कि गालिब हो गया, उसको बर्तरी हासिल हो गई। फ्रॉम दैट टाइम अंटिल द फॉल ऑफ रोम, उस वक्त से लेकर रोम के फॉल तक, दैट इज टू से फॉर सम 7 or 8 centuries, 700-800 साल तक जो है वो कहता है कि द वेस्ट वाज डोमिनेंट बोथ इन पावर एंड इन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट जो था वो डोमिनेंट था। इट लॉस्ट दिस पोजीशन थ्रू द वॉर्स बिटवीन रोमन्स एंड जर्मन्स। और असल वजह क्या है? वेस्ट ने जो है ये अपनी बर्तरी कैसे गंवाई? जब इसकी जंगें जो है जर्मन्स के साथ होना शुरू हुई। जब रोमन्स और जर्मन्स की जंगें होना शुरू हुई तो उसके नतीजे में जो है वेस्ट कमजोर होना शुरू हो गया। द जर्मन्स सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग रोमन पावर बट नॉट इन एक्वायरिंग द a similar position for themselves. Germans succeeded means कामयाब हो जाना, कि जर्मन्स जो है वो कामयाब तो हो गए इन डिस्ट्रॉइंग रोमन पावर बट नॉट इन एक्वायरिंग अ सिमिलर पोजीशन फॉर देमसेल्व्स। लेकिन वो सिविलाइजेशन की बुलंदी और वो ग्रेटनेस जो कि वेस्ट को, जो कि रोम को हासिल थी, वो जर्मन्स हासिल ना कर सके, अगरचे उन्होंने जो है रोमन पावर को जो है तबाह बर्बाद करके रख दिया। सो जर्मन सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग रोमन पावर बट नॉट इन एक्वायरिंग, एक्वायर का मतलब हासिल करना, अ सिमिलर पोजीशन फॉर देमसेल्व्स, वो खुद वो पोजीशन हासिल ना कर सके जो कि रोम को हासिल थी। विद द वेस्ट दस एनफीबल्ड,
world, the leadership in power and culture passed to the east. With the west thus enfeebled, west के इस तरह, thus का मतलब इस तरह, कमजोर हो जाने के बाद, enfeeble का मतलब कमजोर कर देना या हो जाना, तो इस तरह कमजोर हो जाने के बाद जो है लीडरशिप इन पावर एंड कल्चर पास्ड टू द ईस्ट, लीडरशिप जो है वो चली गई किसके हाथों में? मशरिक के हाथों में, ईस्ट के हाथों में. वेरी लार्ज पार्ट्स ऑफ व्हाट हैड बीन द रोमन एम्पायर वर कॉन्कर्ड बाय इस्लाम, और रोमन एम्पायर के बहुत बड़े बड़े हिस्से जो थे वो इस्लाम ने फतह कर लिए. विच इन द डेज ऑफ द कैलिफेट, यानी कि जो कि खुलफाए राशिदीन के दौर में, और जैसा कि आपको पता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में और उसके बाद हजरत उस्मान और हजरत अली के दौर में जो है मुसलमानों की जो ये फतूहात जो थी वो दुनिया में बढ़ती ही गई, और तकरीबन सारे ही बड़े आजमों पर जो है मुसलमान जो थे वो उनके किसी न किसी हिस्से पर जो थे वो काबिज थे या उन्होंने वहां पर अपनी हुकूमतें कायम कर ली थी. तो इस वजह से वो कह रहा है कि इन द ग्रेट डेज ऑफ कैलिफेट, खुलफा राशिदीन के अजीम दिनों में इस्लाम हैड एन एम्पायर कंसिडरेबली लार्जर देन दैट ऑफ रोम इन इट्स ग्रेटेस्ट डेज, कि इतनी बड़ी एम्पायर जो थी वो तो रोम को भी हासिल नहीं थी, जितनी बड़ी एम्पायर जो थी वो इस्लाम ने कायम कर ली थी. एम्पायर कंसिडरेबली, कंसिडरेबली मींस बहुत बड़ी हद तक, लार्जर ज्यादा थी, बड़ी थी, देन दैट ऑफ रोम इन इट्स ग्रेटेस्ट डेज. द चाइनीज एम्पायर ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द टैंग डायनेस्टी वाज इक्वली ग्लोरियस एंड ऑलमोस्ट इक्वली एक्सटेंसिव, और चाइनीज एम्पायर जो थी वो भी इक्वली ग्लोरियस, के उतनी ही ग्लोरियस थी, ग्लोरियस मींस शानदार, एंड उतनी ही एक्सटेंसिव थी, यानी कि उतने ही बड़े रकबे पर जो थी वो भी थी. द ईस्ट, द सुप्रीमेसी ऑफ द ईस्ट वाज नॉट ओनली मिलिट्री बट साइंस, फिलोसफी, पोएट्री एंड द आर्ट्स आल्सो फ्लॉरिश्ड इन चाइना एंड द मोहम्मदन वर्ल्ड एट अ टाइम व्हेन यूरोप वाज संक इन बार्बरिज्म. संक इन बार्बरिज्म का मतलब होता है जहालत में डूबे हुए होना. व्हेन यूरोप वाज संक इन बार्बरिज्म, कि जब यूरोप जो था वो जहालत में डूबा हुआ था, तो साइंस, पोएट्री, फिलोसफी एंड आर्ट्स आल्सो फ्लॉरिश्ड इन चाइना एंड द मोहम्मदन वर्ल्ड. मोहम्मदन वर्ल्ड से मुराद इस्लामी दुनिया, के इस्लामी दुनिया और चाइना में जो थे ये सारे उलूम जो थे ये फ्लॉरिश कर रहे थे, यानी कि ये अपने उरूज पर पहुंच रहे थे. फ्लॉरिश का मतलब होता है फलना फूलना. ओके, सो the supremacy of the east was not military, कि ये जो supremacy थी ये सिर्फ military के point of view से नहीं थी, सिर्फ ताकत के point of view से नहीं थी, बल्कि इल्म के point of view से भी philosophy, poetry and the arts also flourished in the China and the Mohammedan world at a time when Europe was sunk in barbarism. Europeans with unpardonable insularity call this period dark ages. अब वो यहाँ पर देखें कितना, यानी कि जो इंसाफ से बात कर रहा है कि Europeans with unpardonable इंसुलैरिटी, के यूरोपियंस ने जो, इंसुलैरिटी का मतलब कोताह नजरी या तंग नजरी का मुजाहरा करना. जब आप इंसुलर होते हैं तो आप किसी दूसरे आदमी की अजमत को जो है आप तस्लीम नहीं करते हैं, उसकी बड़ाई को या उसकी क्वालिटीज को, उसकी खूबियों को आप मानते नहीं है, तो इंसुलैरिटी जो है इस चीज का नाम है. तो लेकिन वो कहता है कि यूरोपियंस जो है वो बड़ी इंसुलैरिटी का मुजाहरा करते हैं, बड़ी तंग नजरी का मुजाहरा करते हैं, जो कि अनपार्डनेबल है, नाकाबिले माफी है, जब वो इस पीरियड को डार्क एजेस का नाम देते हैं, यानी कि तारीख दौर. बट इट वॉज ओनली इन यूरोप दैट इट वॉज डार्क, क्योंकि इट वॉज ओनली इन यूरोप दैट इट वॉज डार्क, सिर्फ और सिर्फ यूरोप ही जो था वो दुनिया में जो था वो डार्क था. इंडीड ओनली द क्रिश्चियन यूरोप, सिर्फ वो यूरोप का हिस्सा जहां पर जो थी ईसाई हुकूमतें कायम थी, सिर्फ वही डार्क था. फॉर स्पेन विच वॉज मोहम्मदन हैड अ ब्रिलियंट कल्चर, क्योंकि स्पेन जो कि एक इस्लामी रियासत थी उसका कल्चर जो था उस दौर में भी शानदार था. और हकीकत यही है कि उस दौर में जो थे ये डार्क एजेस के जो यूरोप के जो लोग थे वो स्पेन की यूनिवर्सिटीज में आया करते थे, वहां पर जो है इल्म हासिल करने के लिए मुसलमानों से, और एक बिकॉज इन आर्ट्स, फिलोसफी, हर चीज में मुसलमान जो थे वो बहुत ज्यादा आगे थे उस वक्त. द वेस्टर्न वर्ल्ड हाउएवर ग्रेजुअली क्लाइम्ड आउट ऑफ द एबिस ऑफ बार्बरिज्म. द वेस्टर्न वर्ल्ड के मगरिब की दुनिया जो है ग्रेजुअली क्लाइम्ड, कि वो आहिस्ता आहिस्ता उभरी. क्लाइम का मतलब है ऊपर चढ़ना, कि वो उभरी, बाहर आई, आउट ऑफ द एबिस ऑफ बार्बरिज्म. बार्बरिज्म यानी कि जहालत की इस दलदल से या इस पाताल से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई. कोलंबस एंड वास्को डी गामा वर द पायनियर्स ऑफ द न्यू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, और नया जो एक दुनिया में वेस्टर्न इंपीरियलिज्म परवान चढ़ा, दुनिया में वेस्ट को जब दोबारा बर्तरी हासिल हुई तो इस नए इंपीरियलिज्म के जो बानी जो थे, पायनियर्स का मतलब बानी, कौन थे?
Columbus and Vasco da Gama, and scientific technique was its main weapon. और scientific technique जो है वो इसका मेन वेपन था। तो यानी कि साइंस जो थी वो उनका एक मेन हथियार था, जिसकी बुनियाद पर जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना वो खोया हुआ मुकाम जो है दोबारा हासिल किया, और दुनिया में जो है वो उनको जो है दोबारा बुलंदी हासिल हो गई। The East which had led the world in science before the rise of Greece and after the fall of Rome was completely outdistanced by the West from the beginning of the 16th century onward. कि East which had led the world before the rise of Greece, के ग्रीस के राइज से पहले, एंड आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, और रोम के फॉल के बाद जो थी ईस्ट को बुलंदी हासिल हुई थी, वाज कंप्लीटली आउट डिस्टेंस, वो बिल्कुल पीछे हो गया। आउट डिस्टेंस का मतलब होता है किसी को पीछे कर देना या बिल्कुल पीछे हो जाना। सो इट वाज कंप्लीटली आउट डिस्टेंस बाय द वेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 16th century onwards। 16वीं सदी के बाद जो है, ऑनवर्ड्स मींस उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही जो है वेस्ट से पीछे हो गया। द वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट और एट द वेरी लीस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिकेम डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। लिहाजा क्या हुआ कि वेस्ट ने जो है ईस्ट के बहुत सारे ममालिक के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, और वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट और एट द वेरी लीस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिकेम डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। और मगरबी फतूहात और मगरिब का जो असर जो था वो बहुत ज्यादा नुमाया हो गया। डोमिनेंट का मतलब है यहां पर इट बिकेम डोमिनेंट, बहुत ज्यादा वाज़ेह हो गया थ्रू आउट द वर्ल्ड। व्हेन आई वाज young, everybody in the West accepted this domination as a matter of course। और मैं जब नौजवान था तो सब लोग इसको जो है इस बात को इस डोमिनेशन को एज ए मैटर ऑफ कोर्स समझते थे। मैटर ऑफ कोर्स का मतलब होता है कोई चीज जो कि हमेशा रहे, तो सब लोग समझते थे कि अब तो ये हमेशा ऐसे ही चलेगा, वेस्ट जो है वो हमेशा दुनिया पर गालिब रहेगा, और ये डोमिनेशन जो है वो हमेशा ऐसे ही चलेगी। एंड एज समथिंग लाइकली टू कंटिन्यू इंडेफिनिटली, जैसा कि वो आगे मजीद इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि समथिंग लाइकली टू, लाइकली का मतलब इम्कान होना, कोई चीज जिसका इम्कान है कि वो कंटिन्यू करेगी इंडेफिनिटली, गैर मुअय्यना मुद्दत तक, यानी कि कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये कब तक जो है वेस्ट जो है गालिब रहेगा। इन दिस एक्सपेक्टेशन एज एवरीवन कैन नाउ सी द वेस्ट वाज मिस्टेकन। लेकिन ये जो तवक्कुआत थी वेस्ट की कि अब हम हमेशा गालिब रहेंगे, इसमें वेस्ट जो था इट वाज मिस्टेकन। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 20वीं सदी के हाफ में जो है इन ताकतों ने दोबारा जो है मशरिक ने जो है वो आज़ादी हासिल करना शुरू की, और वेस्ट और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में वेस्ट इतना कमजोर हो गया कि उसको मशरिक की ममालिक को जो है उसे आज़ादी देना पड़ी। सो इन दिस एक्सपेक्टेशन एज एवरीवन कैन सी नाउ द वेस्ट वाज मिस्टेकन वंस अगेन, as at the time of the fall of Rome, wars between Germans and other Occidentals so enfeebled Europe that it was no longer able to hold Asia in subjection। तो वंस अगेन, एक दफा फिर, जैसा कि फॉल ऑफ रोम के मौके पर हुआ था कि जर्मन्स और रोमन्स के दरमियान जंगें हुई थी, तो इस दफा भी जो है जर्मन्स और दूसरी यूरोपीय कौमों के दरमियान जो है जंगें हुई। ऑक्सीडेंटल्स का मतलब यहां पर यूरोपीय कौमें, तो जर्मन्स और दूसरी यूरोपीय कौमों के दरमियान जो है जंगें हुई, और इन्होंने दे एनफीबल्ड यूरोप, उन्होंने यूरोप को इतना तो कमजोर कर दिया दैट इट वाज नो लॉन्गर, कि मजीद जो है इट वाज नॉट पॉसिबल टू होल्ड एशिया इन सब्जेक्शन, कि वो एशिया को जो है वो अपनी गुलामी में रख सकते। सब्जेक्शन का मतलब गुलामी। इट इज नाउ यूरोप हुज फ्रीडम इज थ्रेटन्ड बाय द अलायंस ऑफ मॉस्को विद पीकिंग। तो ये अब यूरोप है जिसकी आजादी या जिसके ममालिक को जो है खतरा है, किससे? थ्रेटन का मतलब खतरा होना, बाय द अलायंस ऑफ मॉस्को एंड पीकिंग। मॉस्को मींस रशिया और पीकिंग मींस चाइना, कि चाइना और मॉस्को जो हैं ये दो ऐसे ममालिक हैं, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो यकीनन जो है वो यूरोप के लिए और मगरबी ताकतों के लिए जो है वो बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं।